सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडुमंत्रा पर हैं और मैं छोटू, ज़्यादा टाइम ना करते हुए लोकतंत्र के परिणाम माने आप देख सकते हैं लोकतंत्र का परिणाम नाम है इस चैप्टर का। और यह चैप्टर आपके लोक नैतिक शास्त्र का अध्याय 7वां है और माने उसका अभ्यास प्रश्न है, याद रखिए आप। और सिविक्स का चैप्टर 7 है। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम पाठ्य प्रश्न अभ्यास को शुरुआत करेंगे, याद जो कि पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए आप इसमें देखिएगा तो इसमें ज़्यादा प्रश्न का और उसका भेदभाव नहीं दिखाया गया है, एक ही लाइन में लिखा गया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसे। ज़्यादा टाइम ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न आप पहला देखेंगे तो लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायित्व, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। और अब हम देखेंगे इसका उत्तर, यूं करेंगे। इसका उत्तर आप देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों इसे इससे समझा जा सकता है। जैसे हम देखेंगे, पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जैसा कि भारत में होता है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। जैसे और आप देख सकते हैं सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। मतदाता माने वोट देने वाले, जैसे जनता जिसे कह सकते हैं आप। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्याप्त अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक इच्छा चाहती है जनता तब तक वे बने रहते हैं। और आप दूसरा देखिए कारण, कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह लंबी प्रक्रिया के बाद ही बनता है। उस पर पूरी तरह बहस विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और ज्यादा प्रभावी होंगे। और सूचना का अधिकार आप देखेंगे, तीसरा है लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को सरकार तथा उनके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। याद रखिए, यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद के प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, वैध माने जारी। इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। पूरे दुनिया में क्यों है? क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है। गलत व्यवस्था नहीं, सही व्यवस्था आप कह सकते हैं, वैध माने। आप प्रश्न दूसरा को देखिए, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। उत्तर आप देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या
हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता है। इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का दो शर्तों को पूरा करना, और आप पहला देखिए, लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अलमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय को अस्थायी चीज नहीं होती है, माने कोई अस्थायी चीज नहीं होती है। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल व भाषाई आधार के बहुसंख्यक का शासन नहीं होता है। बहुमत का शासन का अर्थ, बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोगों और समूह के बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र कहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा का बनने का मौका ना मिलता है, माने तब तक रहता है लोकतंत्र। और आप देखिएगा प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कथनों के पक्ष विपक्ष में तर्क दें। आप देखिए कथन, आप देखिए पहला, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों के आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। ऐसा तो नहीं है, भी देखेंगे इसका हल। पहले हम देख लें इसका हल ही, क्योंकि जरूरी है। आप देखिए, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। यह कथन सही नहीं है। गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही शासन ना स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र में ना स्वतंत्रता होगी, ना समानता, ना राजनीतिक आर्थिक अधिकार। ऐसे में गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर सकते। याद रखिए आप, क्यों नहीं कर सकते ये भी, और उसके विपक्ष में आप देख सकते हैं, माने उत्तर विपक्ष तर्क में आप देख लीजिए आप। और सवाल आप देखेंगे कथन दूसरा, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच समानता को कम नहीं कर सकता। देखेंगे हम इसका, आप देख सकते हैं दूसरा, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच समानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त कर होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकता है। जैसे भारत में बहुत कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक समानताओं को कम करने की कोशिश की गई है। आप याद रखिएगा, भारत का भी इसमें उदाहरण दिया गया। और आप तीसरा आप देखेंगे, गरीब देशों की सरकार को अपने ज्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचों पर खर्च करने चाहिए। अब देखेंगे इसका, आप देखिए तीसरा कथन, यह कथन सही नहीं है कि गरीब देशों को अपने संसाधन, उद्योगों और बुनियादी ढांचों पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए कि पहले अपने देश के लोगों को की आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है। करने के बाद उद्योगों को और बुनियादी ढांचों पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यदि लोग गरीब हैं तो उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल नहीं पाएंगे, उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे।
और अब हम कथन 4 को देखेंगे। नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। इसके विपक्ष तर्क में हम देखेंगे, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी के देश में पूरी तरह से नहीं है। दोनों प्रकार के देशों में देश की कुल आय कुछ ही गरीबों की संख्या में बहुत ज्यादा होती है, जबकि अमीर देशों में यह बहुत कम होती है। याद रखिए, आय के बारे में भी बात कर दिया यहाँ पर। और आप पचवा आप देख लीजिए, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। और आप देख सकते हैं इसके विपक्ष तर्क में, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, किंतु यह मतलब नहीं है किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं है। और सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु लोग आर्थिक रूप से समर्थ व राजनीति में प्रभुत्व रखते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। याद रखिए आप। और आप प्रश्न 4 को देखेंगे, नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौती की पहचान करें। ये स्थितियां किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौतियां पेश करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय सुझाइए। आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों के प्रवेश के लिए अलग दरवाजा माने रखने वाले एक मंदिर और एक ही दरवाजे से बाकी को प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। और इसका आप देखिए, पहला उत्तर आप देख सकते हैं। पहली घटना में जातिवाद की चुनौती लोकतंत्र के समक्ष है। इसके कारण समाज में रहने वाले कुछ लोगों को अपमान सहना पड़ता है। जिन जातियों को नीचा, अछूत, दलित कहा जाता है, उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बनाकर उन्हें कठोरता से लागू करके जातिवाद की समस्या को निपटाना होगा। और आप दूसरा देखिए, भारत में विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और इसका उत्तर आप देख सकते हैं। दूसरी घटना में लोकतंत्र के सामने गरीबी प्रमुख चुनौती है। गरीबी के कारण किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है और वह कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता है तो वह आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को इन गरीब किसानों की मदद करनी होगी। उन्हें ऋण देने के लिए गांवों में सरकारी बैंकों की स्थापना करनी होगी तथा कृषि के लिए आवश्यक चीजें कम कीमत पर उपलब्ध करानी होगी। जब तक गरीबी रहेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति केवल दो समय की रोटी में जुगाड़ में लगा रहेगा, वह देश की हित में कुछ कर नहीं पाएगा। याद रखिए आप। और आप देखिए तीसरा, जम्मू कश्मीर के गढ़वारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस वालों द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना के जांच का आदेश दिए। आप तीसरा देख सकते हैं, तीसरी घटना में सरकारी विभागों में फैसला भ्रष्टाचार लोकतंत्र के प्रमुख एक चुनौती है। लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला
है जिससे सत्ता में आए व्यक्तियों अपनी सत्ता का प्रयोग अपने निजी हित के लिए करने, सेवा करना, वही लोग नागरिक के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन की नींव हिल जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर भ्रष्टाचार को निपटाना होगा। इसके लिए कानून बनाने होंगे, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा तथा सरकारी पदों पर नियुक्ति के समय निष्पक्ष से कम काम लेना होगा, जिससे सही व्यक्ति महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सके। आप याद रखिए। प्रश्न 5 आप देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, देखिए पहला आप देखेंगे लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, यो तो भाई सही है। लेकिन आप दूसरा तीसरा भी, आप चौथा भी देख लीजिए, लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी। आर्थिक असमानताएं कहाँ, आप देख सकते हैं ये नहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि आर्थिक गरीबी अमीरी का थोड़ी नहीं खत्म कर सकता है। और हमें हाशिए के समूहों में कैसा व्यवहार हो इसके बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए, यो तो ना भाई, यो ना हुए हैं। और चौथा आप देखेंगे राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, गैर बराबरी का, ये तो नहीं भाई। अभी अमीरी गरीबी और जाति का भी भेदभाव चलता रहता है। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें से एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। देखेंगे पहला आपका दिया गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र में यह होता है। और दूसरा व्यक्ति की गरिमा, यह भी होता है, माने गरिमा को ध्यान में रखकर किया जाता है। और बहुसंख्यकों का शासन, यो ना होता भाई, यू गलत होगा आपका। और कानून के समक्ष समानता, यो भी सही होता है। तो आप देखेंगे बहुसंख्यकों का शासन, इसका गलत होगा। और आप देखेंगे 7वां प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, देखिए क्या बताते हैं। पहला, लोकतंत्र और विकास साथ ही लगते हैं? ऐसा तो नहीं होता है, लोकतंत्र विकास साथ में नहीं हो सकता। लोकतंत्र कहीं पर विकास कर सकता है, कहीं पर नहीं कर सकता है। और दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, हाँ ये आप बस इसका सही होगा। और देखें तीसरा क्या कह रहा है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है। होती क्यों नहीं है, थोड़ा बहुत तो होती है जरूर। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित होती है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में अधिक से अधिक जनता का ही राज चलता है, तो उसमें कहाँ तो उसमें जनता पर फायदा होता है, इसलिए थोड़ी नहीं होता। और इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं तीसरा चौथा गलत है और ये आपका दूसरा सही है। और आपका दिया गया है प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है, वह पूर्वी दिल्ली के एक नए झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया है। जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्जी दी है। अगले 3 महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तर में कई चक्कर लगाए, लेकिन वह तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने के लिए उस काम करने या उसके अर्जी की स्थिति को बताने की कौन कहे उसे देखने तक के लिए तैयार न थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का
उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसे नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार हो गया और तुम दफ्तर आकर उसे ले सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा, अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना अधिकार वाला आवेदन आप वापस ले लें। नन्नू का उदाहरण क्या बताता है? नन्नू, इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ? आपके माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहता है। आप देखिएगा अभी यहाँ से उत्तर उसका उत्तर आप देख सकते हैं। नन्नू का उदाहरण यह बताता है कि नागरिक को अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सूचना नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है। याद रखिए, आप मीडिया के जरिए माने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग करने के लिए नन्नू जैसा छोटा से छोटा व्यक्ति भी न्याय पा सकता है। जब सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तो उनका समय पर उपयोग करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक ढंग से काम करेगी। याद रखिए। और दूसरा आप देखिए, दूसरा का जवाब पा सकते हैं। नन्नू के आवेदन का अधिकारियों पर गहरा असर हुआ और वह एकदम हरकत में आ गए। उन्होंने एक हफ्ते में ही उनका राशन कार्ड बना दिया और जिन राशन के दफ्तर में नन्नू को कोई सुनाई नहीं हुई थे, उस दफ्तर के बड़े अधिकारी ने उससे मिले और पूरा सम्मान किया और उससे आवेदन वापस लेने के निवेदन भी लिया। और अब विद्यार्थी अपने माता पिता से पूछे और अपनी समस्याओं के सरकारी कर्मचारियों के पास उनका अनुभव कैसे रहा उसके विषय में एक विवरण लिखे। आप खुद कर सकते हैं उसे। और इसी के साथ आपका अभ्यास प्रश्न का टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपसे मैं फिर कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जहाँ मुझसे गलती हो उसे बताने की कोशिश करें। और इस समय मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें ताकि हमारा परिवार बढ़े और हम अधिक से अधिक वीडियो बनाकर डालेंगे। और आप बताइए कि मैं और किस पर वीडियो बनाकर डालूं ताकि आपकी किसी न किसी तरीके से मदद कर सकूं। और इसी के साथ आपको धन्यवाद।